हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास है वह क्लास है 5th क्लास है और पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक है वह है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ हम इसका टेलीग्राम में इसको अपलोड कर देते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए और हमें फॉलो करिए बिंद एकेडमी को, वहाँ से आपको पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास और देखते हैं बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है उच्चतम न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। अब देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन कब हुआ था। ठीक है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। क्लियर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका डेट है वो एग्जाम से पूछ देता है कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है। यह भारत सरकार अधिनियम जो होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय था उसको लागू कैसे किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको लागू किया गया था। क्लियर। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि संविधान में भाग जो 5 है यानी कि जो पार्ट 5 है उसके आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। क्लियर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है 124 से 147 तक जो है हमें किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, क्या कार्य वर्क हैं, या फिर उसके जो स्वतंत्रता है, न्याय क्षेत्र हैं, या फिर शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो किस में बताया गया है? अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय के इन सभी कार्यों के बारे में बताया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं इस समय जो है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में कितने जो है न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में प्रेजेंट टाइम में जो है टोटल 31 न्यायाधीश हैं। ठीक है। यानी कि 31 न्यायाधीश हैं। क्लियर। ये भी एग्जाम में कई एग्जाम से पूछ चुका है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा कि जो प्रेजेंट टाइम में है सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। तो 31 यानी 31 हैं, जिसमें से 30 न्यायाधीश जो हैं अन्य हैं और एक जो है वह मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। पहले न्यायाधीश एक न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश है और 30 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। क्लियर। टोटल 31 न्यायाधीश अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर। राष्ट्रपति करते हैं उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पे। क्लियर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही करते हैं। क्लियर। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। क्लियर। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति तो नियुक्त करते ही हैं, साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करते हैं। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट, तो उसमें क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश का उसमें राय जानना जरूरी होता है। ठीक है। यानी कि परामर्श उनकी आवश्यक होती है। क्लियर। तो समझ में आ गया कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या फिर अन्य न्यायाधीश होते हैं उन सबकी जो है कौन नियुक्ति करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है।
प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है। अगला हमारा जो है पॉइंट न्यायाधीशों की अर्हता। न्यायाधीशों की अर्हता यानी कि किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या फिर क्या चीज़ अनिवार्य होना आवश्यक है। तो सबसे पहले उसको जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इंडियन सिटीजन होना उनको आवश्यक है। क्लियर। और उसे किसी भी उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है, जो उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट, उसमें कम से कम जो है 5 साल के लिए। क्लियर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि तो याद रखिएगा इसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना हो तो उसको कम से कम जो है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति 5 साल के लिए जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीश रह चुका हो। क्लियर। या फिर एक दूसरा भी है तथ्य, उसमें क्या बताया गया कि उसे किसी भी हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए वकालत किया हो या फिर वकील रहा हो, ठीक है, या फिर विभिन्न न्यायालयों में मिला के 10 वर्षों तक का वकील होना अनिवार्य है, ठीक है। या फिर तीसरा पॉइंट भी है कि राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित महान्यायवादी होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें बताई गई हैं किसी भी व्यक्ति को अर्हताएं करने के लिए, ठीक है। उसे भारत का पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो हाई कोर्ट होता है यानी कि उच्च न्यायालय होता है उसमें कम से कम 5 वर्षों के लिए जो है जज बना होना चाहिए। जज यानी कि न्यायाधीश होना अनिवार्य है, ठीक है। या फिर कम से कम 10 वर्षों का किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत का उसको जो है वकालत करनी होनी चाहिए या फिर वकील होना अनिवार्य, या फिर राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ यानी कि शपथ या फिर प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति की शपथ कैसे लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, किसके सामने लेते हैं या फिर कौन शपथ उनको दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, सॉरी मैंने सुप्रीम वो बोल दिया था, प्रेसिडेंट बोल दिया था। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनको अपना कार्यकाल संभालने से पहले प्रेसिडेंट के सामने जो है उनको अपना प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। क्लियर। इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। क्लियर। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट के सामने प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है नामित किया गया है उसके सामने इनको शपथ लेनी चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होते हैं, यानी कि जो हमारे जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके कितने साल के लिए कार्यकाल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है तय नहीं किया गया। क्लियर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया है या फिर यह डिसाइड नहीं किया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका कितने सालों का कार्यकाल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें जरूर मेंशन की गई है, जो कि वह 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्लियर। ये पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो उसको कम से कम उसकी 65 वर्ष की आयु होनी, कम से कम या फिर कम से कम नहीं बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है।
कम से कम आयु नहीं बताई गई है कि इसकी कम से कम इतनी आयु होगी तभी कोई व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, सिर्फ ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अगर न्यायाधीश बनता है उच्चतम न्यायालय का तो वह अपने 65 वर्ष की आयु तक ही बन सकता है। ठीक, क्लियर, आयु तक पर बना रह सकता है। और इसके जो मामले होते हैं उन सभी के प्रश्न उठने के संसद द्वारा स्थापित जो संस्था होगी उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि इस पे इनकी जो आयु पे क्वेश्चन होंगे या फिर कोई भी बहस होगी तो उसका जो निर्णय कौन करेगा, संसद द्वारा, संस्था जो स्थापित की गई है उसके द्वारा की जाएगी। क्लियर, आगे देखते हैं। या फिर राष्ट्रपति को अपना पत्र, त्याग पत्र लिखित में दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा क्या है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। क्लियर, संसद की सिफारिश पे उसको राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 3 मामलों में इनका कार्यकाल जो है खाली हो सकता है। पहला कैसे, ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसको 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, कम से कम आयु नहीं बताई गई है। ठीक, जो कम से कम नहीं है, लेकिन ये 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बना रह सकता है या फिर कितने वर्षों के लिए बना रह सकता है ये भी नहीं बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ ये बताया गया है कि 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा यह है कि राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा जो पॉइंट था कि संसद के द्वारा भी, संसद अगर सिफारिश करता है प्रेसिडेंट से तो प्रेसिडेंट उसको अपने पद से हटा सकते हैं। लेकिन कब हटा सकते हैं इसका भी एक जो है इसमें बताया गया है कि कौन सा रीज़न होना चाहिए और जैसे कि किस कारण इसको संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा हटवा सकती है। तो ये अभी हम नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीश को हटाना। न्यायाधीश जो होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। अभी हमने देखा कि संसद के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इसको अपने पद से हटा सकते हैं। तो कब हटा सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं देखते हैं। संसद के दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके विशेष बहुमत, ठीक है, दोनों सदनों में जो है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में जो है पूर्ण बहुमत यानी कि विशेष बहुमत, पूरा बहुमत जो होता है, ठीक है, उसको पारित किया जाना चाहिए। यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित एक मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उसको 2/3 का प्रस्ताव, ठीक है, समर्थन या फिर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसे पद से हटाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जो है पूर्ण बहुमत, ठीक, पूर्ण बहुमत पारित करके उसको हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन उसे हटाने का जो है आधार क्या होना चाहिए, दुर्व्यवहार या फिर सिद्ध कदाचार। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये पूछता है दुर्व्यवहार कौन सा सिद्धांत होना चाहिए, तो क्या है, दुर्व्यवहार या फिर सिद्ध कदाचार। ठीक है, इन्हीं रीजन पे उसको न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि ये क्या है। अब देखते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम। जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रबंध करता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो हमारा पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, अगर प्रेसिडेंट से सिफारिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, उनको हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में प्रस्ताव पारित करके, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये प्रस्ताव पारित किया जाता है या फिर कैसे प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। तो पहला पॉइंट है निष्कासन प्रस्ताव, जो कि 100 सदस्य किस में होना चाहिए, लोकसभा में, 100 सदस्यों का जो है लोकसभा में, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का। ठीक है, 50 सदस्यों का जो है राज्यसभा में। इनमें इनका प्रस्ताव जो है क्या करना चाहिए, सिग्नेचर कराना चाहिए। हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष और सभापति को भेजा जाएगा। हमने देखा था कि अध्यक्ष कौन होता है और सभापति कौन होता है।
कल हमने लोकसभा और राज्यसभा देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि अध्यक्ष किसको बोला जाता है और सभापति किसको बोला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक न्यायाधीश है, उनके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है। तो उसमें क्या होगा कि लोकसभा, जैसे हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में दोनों जो सभा होती हैं उनमें प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो लोकसभा में कितने सदस्यों का, लोकसभा में जो है 100 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए और राज्यसभा में जो है 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर उस सिग्नेचर उस प्रस्ताव को जो है लोकसभा में अध्यक्ष के पास और राज्यसभा में सभापति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो जब ये भेजा जाएगा तो अध्यक्ष और सभापति इस प्रस्ताव को जो है अपने पास शामिल भी कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे अस्वीकार कर सकते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए अध्यक्ष और सभापति ने उस प्रस्ताव को अपने पास रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, इसको स्वीकार कर लिया गया तो अध्यक्ष जो हैं और सभापति इसके लिए, इसकी जांच के लिए, ठीक है, जो सिद्ध कदाचार का जो आरोप लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं किसी भी जज के ऊपर, तो उसको जो है जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी, ठीक है। कौन करेगा, ये जो अध्यक्ष हैं और सभापति हैं इनके द्वारा 3 सदस्यीय समिति जो है गठित की जाएगी ताकि जांच करे इन आरोपों का, ठीक है। तो टीम गठित की जाएगी, 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष और सभापति को इसकी जांच के लिए जो है 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी, ठीक है। और समिति में शामिल होने वाले जो, अगर समिति जो गठित की जाएगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल रहेंगे, तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह शामिल रहेंगे, या फिर इनके अलावा उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, या फिर अगर ये नहीं रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय का जो कोई भी न्यायाधीश होता है उसको शामिल किया जाएगा। और किसी उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होता है उसका एक न्यायाधीश होगा और साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित न्यायवादी रहेगा, ठीक है। तो 3 लोग रहेंगे, कौन कौन से, एक मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, ठीक है। दूसरा कौन रहेगा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश रहेगा और दूसरा एक प्रतिष्ठित न्यायवादी। 3 लोग शामिल किए जाएंगे, ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, जो न्यायवादी, महान्यायवादी, सॉरी, जो भी ये लोग रहेंगे तो इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगाया गया है उसकी जांच करेंगे, ठीक है। अगर ये जांच जो है ये जांच जो है सही पाई जाती है, अगर यह समिति जो है न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या फिर दोषी को असक्षम पाती है, ठीक है, ये सही पाती है, तो क्या करेगी, इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, ठीक है, विचार करेगी और विशेष बहुमत से जो है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि किसी भी न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके, ठीक है। एक नोट है, इसमें भी नोट्स में देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद जो है रिक्त होने पर राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उनसे अनुरोध कर सकता है कि उच्चतम न्यायालय में कार्य करें, ठीक है, अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब राष्ट्रपति की इस पर अनुमति होनी चाहिए, ठीक है।
परंतु वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह जो है न्याय निर्णय और शक्ति का विशेष अधिकार होगा, परंतु उसे जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह उनके अनुरोध पे काम कर रहा है। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो और जो हमने सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय पढ़ा उसके बारे में आपको बहुत जानकारी मिली हो। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यह सेशन आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और कोई डाउट हो या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ अभी बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।